आज रूपाली का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद होती जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रूपाली के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय रूपाली के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु न जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में वे स्वर्ग से धार गए। पति के इस तरह से चले जाने का गम रूपाली की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा सा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया, जो उनके लिए एक समस्या का कारण बन गया था। अभी 3 महीने ही बीते थे कि रूपाली के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया था, लेकिन फिर भी रूपाली नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी रूपाली यह सब सोच ही रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बज उठी। उसके भाई गौरव का फ़ोन आया था। रूपाली ने जल्दी से फ़ोन लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी और आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है वहाँ? हाँ रूपाली, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहता हूँ। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है मुझे। रात को भी घर देरी से लौटता था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, वो सब छोड़ो, अब यह बताओ कि माँ कैसी है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोचकर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वह बात ना भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे रूपाली, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात ही करा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। और तुम जानती हो, अब तो उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद भी आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे भी बात करा देता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रूपाली का फ़ोन आया है। हेलो रूपाली, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रूपाली बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं बताओ? बहुत समय हो गया था आपसे बात किए हुए, आपसे बात ही नहीं हो पाई। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क में जाने का समय हो रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना अपना। कहते हुए रूपाली ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय रूपाली का पति संदीप ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो हमारी धर्म पत्नी का चेहरा खिला हुआ है। अरे आप आ गए। आपको पता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी शायद याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आने लगी है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हाल में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर रूपाली रसोई घर में जाकर अपने पति संदीप के लिए चाय बनाने लगी। फिर संदीप ने कहा, अच्छा रूपाली, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें।
फिर रूपाली बोली, अरे मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें। ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। संदीप को भी बात जच गई। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर रूपाली ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चलें और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जैसा तुम चाहो रूपाली, तुम्हारा हुक्म न मानने की मेरे में हिम्मत कहाँ है। संदीप ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उसके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रूपाली बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन रूपाली और संदीप अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रूपाली ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहाँ न जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिसमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रूपाली को उन पर तरस आ रहा था। रूपाली उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो संदीप बोला, अरे अरे, सब लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर रूपाली ने खाना बांटना शुरू किया। तो उसे देखकर संदीप भी कंबल बांटने में लग गया। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही रूपाली खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, बेटी मुझे और खाना दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो फिर रूपाली पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी और खाना ले लो। रूपाली ने देखा कि वो वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट लगी हुई थी। तभी अचानक उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी। रूपाली उस वृद्ध महिला के चेहरे को देखते ही स्तब्ध रह गई। उसके तो मानो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी संदीप उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रूपाली, तुम ठीक तो हो? लेकिन रूपाली तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती ही जा रही थी। फिर संदीप उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ आप यहाँ, और वह भी इस हालत में? लेकिन वह वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल रूपाली को देखती जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहाँ आए और बोले, क्या हुआ बिटिया, आप इस बूढ़ी औरत को जानती हो क्या? तभी रूपाली रोते हुए बोली, हाँ यह मेरी माँ है, सरिता देवी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बिटिया करीब 1 महीने पहले ही की बात है। एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से यह यहीं रह रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं हैं। ये कहाँ रहती हैं? यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी मालूम नहीं है। और बेटी अगर ये तुम्हारी माँ है तो इनकी फिर ऐसी हालत कैसे हो गई? तो रूपाली बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर संदीप ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया और भाभी साथ विदेश लेकर गए थे ना, और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई थी। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर रूपाली ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही है। फिर संदीप बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो ये कुछ बता पाएंगी कि आखिर बात क्या है। रूपाली, वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए संदीप ने सरिता जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में उन्हें बिठाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर रूपाली ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरा करके कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन रूपाली और संदीप अभी तक उलझन में थे
और इसी उलझन को सुलझाने के लिए रूपाली ने अपने भाई को फिर से फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तभी रूपाली का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पल्लवी ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात तो करवाना। वो क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की ज़िद कर रहे थे। ठीक है रूपाली, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, रूपाली का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू रूपाली की माँ जैसी आवाज़ आई। रूपाली बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूँगी। वह आवाज़ सुनकर तो रूपाली का सिर चकराने लगा। आखिर यह हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद रूपाली के भाई ने कहा, वो क्या है ना रूपाली, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती हैं। मैं तुम्हारी फिर कभी माँ से बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद रूपाली हैरान रह गई। फिर आखिर जो उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनी वह किसकी थी? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। फ़ोन स्पीकर पर था तो संदीप ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुन ली थी। वह बोला, रूपाली, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही है? कहीं हम किसी और को तो तुम्हारी माँ समझकर तो घर पर नहीं ले आए हैं? तो रूपाली बोली, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। रूपाली ने कहा, कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रॉड डाली गई थी। उसका निशान अब भी उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपाली अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग पर से कपड़ा हटाया। निशान वहीं मौजूद था, जिसे देख रूपाली हक्की बक्की से रह गई। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। लेकिन संदीप, अब तक भैया मुझसे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे? ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वो लोग तो विदेश में रहते हैं और माँ को कुछ भी याद नहीं है। तो संदीप बोला, रूपाली शांत हो जाओ, सबसे पहले हम माँ जी का इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रूपाली अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए माँ। कहते कहते रूपाली फूट फूट कर रोने लगी। फिर रूपाली की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें जानती ही नहीं, लेकिन तुम रो मत, तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो ना, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रूपाली की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर रूपाली के दिल को एक सुकून सा मिला। अगले दिन रूपाली अपने पति संदीप के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाइयाँ दी जाएं और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाएं तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर रूपाली थोड़ा मायूस सी हो गई। वे लोग सरिता जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर रूपाली ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दे दी। जब सरिता जी सो गई तो रूपाली ने संदीप से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही हैं। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा था, तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया करते थे। तो संदीप बोला, लेकिन रूपाली, यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि कोई कड़ा कदम उठाने का है। हाँ संदीप, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं उगलेंगे, और अगर उन्हें यह पता चल गया कि माँ मेरे पास है तो वे यहाँ वापस भी नहीं आएंगे।
इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आएं। फिर संदीप बोला, रूपाली, बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे भाई को विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरे 50,000 रुपये की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसा अकाउंट में आएगा। लेकिन रूपाली, ध्यान रखना उन्हें किसी बात का शक न हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई पॉलिसी करवाई थी जिसमें 50 लाख रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया गया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है संदीप, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक न हो जाए। इस सोच विचार में डूबी रूपाली कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद रूपाली ने अपने भाई गौरव को फ़ोन लगाया। गौरव के फ़ोन उठाते ही रूपाली बोली, भैया ज़रा माँ से बात करवाना, तो बहुत ज़रूरी काम है। तभी गौरव बोला, रूपाली तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली हैं। वे क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए पल्लवी उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन रूपाली, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो, जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूँगा। तो रूपाली ने अपने भाई से वह बोला जो संदीप ने उसे कहा था। इतना सुनते ही रूपाली के भाई गौरव की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी। फिर बोला, रूपाली तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता ही है, इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊँ तो चलेगा? तो रूपाली ने कहा, लेकिन भैया जो पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उन्हीं के ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा था। ऐसा कहकर रूपाली ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन गौरव को फ़ोन करके बता दिया गया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर गौरव बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करवाता हूँ और जल्द से जल्द वहाँ भारत देश पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही गौरव फ़ोन रखने लगा तभी रूपाली ने कहा, लेकिन भैया आप अकेले ही क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, रूपाली ने कहा। तो गौरव बोला, हाँ वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को भी अपने मायके गए हुए, वह भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है, वह माँ का अच्छे से ख्याल रखेगी। यह बातें सुनकर रूपाली सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक फ़ोटो एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीरें थीं। लेकिन सरिता जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देखे ही जा रही थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज सी हो गई। इसे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रण भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रूपाली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज़ शाम के समय रूपाली उन्हें घर के बाहर पास ही एक पार्क में लेकर जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर रूपाली अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रूपाली ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वह हमेशा से रहती आई थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। इसी आस से जब रूपाली अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली,
अरे सरिता जी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत सरिता जी की पड़ोसन गोमती जी थी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? रूपाली ने कहा। तो गोमती जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी जी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए गोमती जी बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊँ आंटी जी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत अच्छे से इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई थी। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है, तेरे भैया भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात भी नहीं किया करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर कर दे, लेकिन वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आती रहती थी। जिस दिन तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई थी उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद जब सरिता जी की यह हालत हो गई, तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख कर गए थे। बेचारी सरिता जी, इतने दिन वह बिना खाए पिए कैसे रहेंगी, यह सोचकर इस बात की उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उन्हें खाना दे दिया करती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते गोमती जी की आवाज़ रुआसी हो गई। यह सारी बातें सुनते सुनते रूपाली के दुख का ठिकाना ही ना रहा और वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर गोमती जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा तो रूपाली खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी जी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो गोमती जी बोली, बेटा, अब यह घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ? यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था कब का। तभी रूपाली ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह मकान बेच दिया और मुझे बताना तक उचित नहीं समझा। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो गोमती जी ने कहा, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो सरिता जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर यह यहाँ कैसे? माजरा कुछ समझ में नहीं आया, गोमती जी ने पूछा। तो रूपाली ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। गौरव की करतूत सुनकर गोमती जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर रूपाली बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से ज़रूर लूँगी। फिर गोमती जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बता देना। फिर आगे कहने लगी, कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली सरिता जी, और बेचारी पर न जाने ऐसी क्या बीती जो इनकी यह हालत हो गई। दुखी मन से रूपाली अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो रूपाली का भाई गौरव भी अपनी पत्नी के साथ भारत देश वापस लौट आया। गौरव के घर पहुंचने से पहले ही रूपाली ने अपनी माँ को एक कमरे में छिपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो रूपाली और संदीप ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि गौरव बोला, रूपाली, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो संदीप ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं? इतनी भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर रूपाली ने कहा, हाँ भैया, ज़रा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो गौरव बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली हैं और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी पल्लवी बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को माँ की इतनी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करवा दी है वापस जाने के लिए। उसी समय रूपाली बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ बात है। एक काम करो, फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो,
उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय गौरव हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वह खाना खाकर सो चुकी होंगी। बेकार में ही उन्हें क्यों परेशान करना। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी सो रही है, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना। मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर रूपाली बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ, तुम लोग ना सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही गौरव और उसकी पत्नी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। उसी समय संदीप सरिता जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही गौरव और पल्लवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पसीने छूटने लगे तो रूपाली बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वह तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में तो आपने माँ पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात है ना भैया? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले से ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे, जेल। रूपाली ने ऊंची आवाज़ में कहा तो गौरव कांपते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बता दी? लेकिन माँ, यह सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया? तो रूपाली ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है। तो फिर यह बताओ कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया? इतना सुनते ही गौरव की नज़रें नीचे झुक गई। फिर रूपाली बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए हो वो औरत आखिर कौन थी, जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और फिर गौरव ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाना, वहाँ बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसा जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई थी। हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फ़ैसला कर लिया था। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रूपाली बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिस की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। तुम दोनों में दया नाम की कोई चीज़ है या नहीं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वह भी यह दुनिया छोड़कर चली जाती और तुम तो हमें यही कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो गौरव बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के ज़रिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रूपाली बोली, मुझे माफ़ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे, जेल। इतनी बात सुनते ही गौरव और पल्लवी ने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे तो उसी समय पल्लवी का पाँव फिसल गया और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिराई। उसे गंभीर चोट आई थी जिस कारण वह उठ भी नहीं पा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रूपाली ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब रूपाली पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी
तो उसकी माँ पल्लवी की ओर इशारा करते हुए बोली और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ी, यही है मेरे पति की कातिल रूपाली। इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई थी। कहते कहते सरिता जी रो पड़ी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रूपाली स्तब्ध सी रह गई। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। ये लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ला देंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर रूपाली और संदीप की आंखें फटी की फटी रह गई और सरिता जी बोली कि लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था ना, और देखो आज यह औरत खुद सीढ़ियों से नीचे गिरकर चोट खाए बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही गौरव हड़बड़ा गया और पैर पकड़ता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हुआ हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय सरिता जी ने उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, और अब मुझसे माफ़ी की उम्मीद करते हो। पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया और पल्लवी को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर रूपाली अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? तो सरिता जी बोली, हाँ बेटा, पल्लवी को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, और उसके साथ पिछली सारी बातें भी मुझे याद आ गई। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन वापस लौट आए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को, रूपाली ने कहा। तभी रूपाली के दोनों बच्चे हैरान होते हुए बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है माँ, और आप उन्हें कह रही हैं कि सब कुछ भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर रूपाली अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब यह है कि पुरानी कड़वी सारी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।